नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें रणनीति है, महत्वाकांक्षा है और साम्राज्यों का टकराव है। हम ब्रिटिश भारत के विस्तार और उसके पड़ोसी राज्यों के साथ जो उसके रिश्ते थे ना, उसको बहुत गहराई से देखेंगे। हम ये समझेंगे कि कैसे लगभग एक सदी तक चले युद्धों और संधियों के जरिए ब्रिटिश साम्राज्य ने न सिर्फ अपनी सीमाओं को बढ़ाया, बल्कि उन्हें एक ऐसे किले में बदल दिया जिसे भेदना लगभग नामुमकिन था। देखिए, जिस समय ब्रिटिश भारत में अपनी सत्ता की जड़ें जमा रहे थे, उस समय भारत की सरहदें पूरी तरह से स्वतंत्र राज्यों से घिरी हुई थीं। नेपाल, तिब्बत और बर्मा, ये वो राज्य थे जो अपनी आज़ादी बनाए हुए थे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य की नज़रें लगातार उन पर गड़ी हुई थीं। अपनी सुरक्षा को लेकर और अपने व्यापार को फैलाने के लिए अंग्रेज़ों ने एक सोची समझी नीति अपनाई, एक-एक करके इन राज्यों की आज़ादी को ख़त्म करने की। और यही वो प्रक्रिया थी जिसने 1816 में नेपाल को, 1826 में बर्मा को और 1904 में तिब्बत को ब्रिटिश ताकत के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं कि हम इस पूरी कहानी को समझेंगे कैसे। हम अपनी पड़ताल उत्तर में नेपाल और भूटान से शुरू करेंगे और फिर पूर्व में बर्मा की तरफ बढ़ेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि रहस्यमयी तिब्बत के पठार पर ब्रिटिश प्रभाव कैसे पहुंचा और आखिर में चीन के साथ हुए अफीम युद्धों के पीछे की आर्थिक वजह क्या थी। और जब हम इन सब अलग अलग कहानियों को समझ लेंगे, तब जाकर ये सामने आएगा कि ये सब कैसे एक बहुत बड़ी और सोची समझी शाही रणनीति का हिस्सा थे। तो चलिए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं भारत की विशाल उत्तरी सीमा से, वो इलाका जहां हिमालय की गोद में नेपाल और भूटान जैसे ताकतवर पहाड़ी राज्य बसे हुए थे। अब देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्य ने इन मुश्किल इलाकों पर अपना कंट्रोल कैसे जमाया। देखिए, आंग्ल नेपाल संघर्ष की जो कहानी है वो असल में दो बड़ी ताकतों के टकराव की कहानी है। एक तरफ थे गोरखा, जो 18वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। जब उत्तर में चीन की दीवार ने उनका रास्ता रोका, तो वो दक्षिण में मतलब तराई के उपजाऊ मैदानों की तरफ बढ़ने लगे। और दूसरी तरफ था ब्रिटिश साम्राज्य, जो लगातार अपनी सीमाओं को उत्तर की ओर बढ़ा रहा था। तो ये टकराव तो होना ही था। बात तब बिगड़ी जब 1801 में नेपाल ने गोरखपुर पर कब्जा कर लिया, और फिर जब 1813 में लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बनकर आए, तो इस तनाव ने 1814 में आंग्ल नेपाल युद्ध का रूप ले लिया। युद्ध खत्म हुआ और मार्च 1816 में हुई सुगौली की संधि। इस संधि की शर्तें नेपाल के लिए बहुत भारी साबित हुई। नेपाल को गढ़वाल और कुमाऊं जैसे अहम पहाड़ी जिले अंग्रेजों को देने पड़े। इतना ही नहीं, तराई के उपजाऊ इलाकों पर से अपना दावा छोड़ना पड़ा और सिक्किम से भी हटना पड़ा। और सबसे बड़ी बात, उन्हें अपनी राजधानी काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट को रखने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो असल में ब्रिटिश निगरानी का एक प्रतीक था। इस संधि से अंग्रेजों को जबरदस्त फायदा हुआ। उन्हें न सिर्फ शिमला, मसूरी और नैनीताल जैसे खूबसूरत हिल स्टेशन मिल गए, बल्कि मध्य एशिया तक पहुंचने का एक बहुत ही जरूरी रास्ता भी खुल गया। तो इस तरह सुगौली की संधि ने उत्तरी सीमा पर ब्रिटिश कंट्रोल को पूरी तरह से पक्का कर दिया। नेपाल वाली कहानी लगभग वैसी ही भूटान में भी दोहराई गई। हुआ ये कि 1826 में जब अंग्रेजों ने असम पर कब्जा किया, तो उनकी सीमा सीधे भूटान से जा मिली और यहीं से विवाद शुरू हो गए। भूटानी लोगों की छापेमारी और एक ब्रिटिश दूत के साथ बदसलूकी ने अंग्रेजों को वो बहाना दे दिया जिसकी उन्हें तलाश थी। 1865 में भूटान को एक संधि करने पर मजबूर किया गया। इसके तहत कुछ पैसों के बदले उन्हें अपने जरूरी पहाड़ी दर्रे अंग्रेजों को सौंपने पड़े। और अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने फौरन इन इलाकों को कीमती चाय के बगानों में बदल दिया, जिससे उन्हें बहुत बड़ा आर्थिक लाभ भी हुआ। अच्छा, अब उत्तर के पहाड़ों से निकलकर भारत की पूर्वी सीमा की ओर चलते हैं। यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य का सामना एक और मजबूत राज्य बर्मा से हुआ और यहाँ का संघर्ष काफी लंबा चला। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 युद्ध हुए। पहले आंग्ल बर्मा युद्ध की जड़ें थीं बर्मा की बढ़ती ताकत और महत्वाकांक्षाओं में। बर्मा ने असम और मणिपुर पर कब्जा कर लिया था और उनकी सेनाएं अब ब्रिटिश बंगाल के दरवाजे पर खड़ी थीं। और फिर आग में घी का काम किया शाहपुरी द्वीप की घटना ने। जब बर्मा ने इस द्वीप पर कब्जा किया जो अंग्रेजों के कंट्रोल में था, तो इसे अंग्रेजों ने एक सीधी चुनौती माना। इसके जवाब में 24 फरवरी 1824 को अंग्रेजों ने बर्मा के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये युद्ध अंग्रेजों की जीत के साथ खत्म हुआ और 24 फरवरी 1826 को हुई यांडूब की संधि, जो बर्मा के लिए बहुत अपमानजनक थी। इस संधि ने तो बर्मा की कमर ही तोड़ दी। उन्हें अपने कीमती तटीय प्रांत जैसे टेनासेरम और अराकान अंग्रेजों को देने पड़े।
मणिपुर को एक आज़ाद राज्य मानना पड़ा और असम पर से अपना दावा हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। यही नहीं, उन पर युद्ध के हर्जाने के तौर पर 1 करोड़ रुपए का भारी बोझ डाल दिया गया और राजधानी आवा में एक ब्रिटिश रेजिडेंट की नियुक्ति भी स्वीकार करनी पड़ी। तो इस एक संधि ने बर्मा को हर तरह से इलाकाई, राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया और पूर्वी सीमा पर ब्रिटिश दबदबा कायम कर दिया। अब आता है दूसरा आंग्ल बर्मा युद्ध, जो पूरी तरह से लॉर्ड डलहौजी की आक्रामक सोच का नतीजा था। अंग्रेज व्यापारियों की शिकायतों को बहाना बनाकर तनाव पैदा किया गया और चिंगारी तब भड़की जब कमोडोर लैम्बर्ट ने एक छोटे से व्यापारिक झगड़े पर बर्मा के राजा का जहाज ही कब्जे में ले लिया। जब बर्मा ने जवाब में गोलाबारी की तो डलहौजी को तो मानो मन चाहा बहाना मिल गया। 1852 में युद्ध शुरू हुआ और इस बार तो किसी संधि का इंतजार भी नहीं किया गया। दिसंबर 1852 में निचले बर्मा यानी पेगू के अमीर प्रांत को सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। तीसरे और आखिरी आंग्ल बर्मा युद्ध के पीछे एक नया खिलाड़ी मैदान में था, फ्रांस। बर्मा का नया राजा थिबाओ अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसने फ्रांसीसियों को उत्तरी बर्मा में व्यापार करने की छूट दे दी। ये बात अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी की तरह थी। उन्हें डर था कि कहीं उनका पुराना दुश्मन फ्रांस भारत की पूर्वी सीमा पर अपना दबदबा न बना ले। और जब राजा थिबाओ ने मांडले में ब्रिटिश रेजिडेंट रखने से साफ मना कर दिया तो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को वही बहाना मिल गया जिसका वो इंतजार कर रहे थे। आइए इन तीनों युद्धों को एक साथ रखकर देखते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। पहला युद्ध लॉर्ड एमहर्स्ट के समय एक सीमा विवाद से शुरू हुआ और एक संधि पर खत्म हुआ। दूसरा युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय एक व्यापारिक घटना की वजह से हुआ और बर्मा के एक हिस्से पर कब्जे के साथ खत्म हुआ। और तीसरा युद्ध लॉर्ड डफरिन के समय फ्रांसीसी प्रभाव के डर से शुरू हुआ और इसका नतीजा ये निकला कि पूरे बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये पैटर्न साफ दिखाता है कि कैसे ब्रिटिश इरादे समय के साथ बदलते गए। एक संधि से शुरुआत हुई, फिर थोड़े हिस्से पर कब्जा किया और आखिर में पूरे देश को ही हड़प लिया। चलिए अब हम दुनिया की छत यानी तिब्बत के ऊंचे पठारों की ओर चलते हैं। यहाँ ब्रिटिश विस्तार की कहानी असल में एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की बिसात का हिस्सा थी, जिसे इतिहास में द ग्रेट गेम के नाम से जाना जाता है। ये दो साम्राज्यों ब्रिटेन और रूस के बीच वर्चस्व की एक लंबी लड़ाई थी। इस बर्फीले पठार में अंग्रेजों की दिलचस्पी की एक ही बड़ी वजह थी, रूस का डर। उन्हें हर समय ये चिंता सताती रहती थी कि रूसी साम्राज्य मध्य एशिया में फैलता फैलता कहीं तिब्बत तक न पहुंच जाए और भारत की उत्तरी सीमा के लिए एक सीधा खतरा ना बन जाए। और उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन, जो अपनी आक्रामक नीतियों के लिए जाने जाते थे, वो इस रूसी भालू के खतरे को बहुत गंभीरता से लेते थे। उन्होंने ये ठान लिया था कि भारत की उत्तरी सीमा को बचाने के लिए तिब्बत को ब्रिटिश प्रभाव में लाना ही होगा। तो इस डर को हकीकत बनने से रोकने के लिए 1904 में कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सेना तिब्बत भेजी गई। तिब्बती सेना ने थोड़ा विरोध किया, लेकिन उन्हें आसानी से कुचल दिया गया और दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा। इसके बाद 7 सितंबर 1904 को लहासा की संधि हुई। इस संधि ने तिब्बत पर 25 लाख रुपए का भारी हर्जाना लगा दिया और जमानत के तौर पर अंग्रेजों ने चुम्बी घाटी पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस संधि की सबसे जरूरी शर्त ये थी कि तिब्बत अब ब्रिटिश सहमति के बिना किसी भी विदेशी शक्ति, मतलब कि रूस को, अपने क्षेत्र में कोई भी छूट नहीं दे सकता था। इस एक शर्त ने रूस के लिए तिब्बत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए और भारत की उत्तरी सीमा को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया। अब हम अपनी कहानी के आखिरी और शायद सबसे विवादित हिस्से पर आते हैं, चीन। यहाँ लड़ाई जमीन के लिए नहीं बल्कि व्यापार के लिए थी। एक ऐसा व्यापारिक असंतुलन जिसने इतिहास के सबसे बदनाम युद्धों में से एक को जन्म दिया। अफीम युद्धों की जड़ें पूरी तरह से अर्थशास्त्र में थीं। 19वीं सदी में ब्रिटेन में चीनी चाय की जबरदस्त मांग थी। हालत ये थी कि इस चाय को खरीदने के चक्कर में ब्रिटेन की सारी चांदी चीन जा रही थी, जिससे एक बहुत बड़ा व्यापार घाटा पैदा हो गया था। अब इस घाटे से निपटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक बहुत ही अनैतिक लेकिन उतना ही मुनाफे वाला रास्ता निकाला, अफीम। उन्होंने भारत में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती करवाई और फिर उसे चीन में तस्करी करना शुरू कर दिया। इससे एक ऐसा चक्र बन गया, अफीम चीन जाती, बदले में चांदी मिलती और फिर उसी चांदी से ब्रिटेन चाय खरीदता था। बात तब बिगड़ी जब 1839 में चीनी सरकार ने अफीम के व्यापार पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश जहाज़ों को नष्ट कर दिया। ब्रिटेन ने इसे युद्ध का बहाना बना लिया,
नतीजा था पहला अफीम युद्ध, जिसमें चीन की बहुत बुरी हार हुई। 1842 में चीन को नैनकिंग की अपमानजनक संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर किया गया। यहीं से असमान संधियों का दौर शुरू हुआ। इस संधि के तहत चीन को हांगकांग का द्वीप हमेशा के लिए ब्रिटेन को देना पड़ा, व्यापार के लिए अपने 5 बड़े बंदरगाह खोलने पड़े और युद्ध का भारी हर्जाना भी चुकाना पड़ा। इस एक संधि ने चीन की संप्रभुता पर बहुत गहरी चोट की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 1856 में एरो नाम के एक जहाज पर हुए चीनी छापे ने दूसरे अफीम युद्ध की चिंगारी भड़का दी। इस बार ब्रिटेन अकेला नहीं था। एक फ्रांसीसी मिशनरी की हत्या का बहाना बनाकर फ्रांस भी उसके साथ आ गया। इस मिलीजुली आंग्ल फ्रांसीसी सेना के सामने चीन एक बार फिर नहीं टिक पाया। नतीजा हुआ टिएनसिन और पैकिंग की संधियां, जिन्होंने चीन को और भी ज्यादा जलील किया। नए बंदरगाह खोले गए, अफीम के व्यापार को कानूनी बना दिया गया और हांगकांग के सामने का कौलून प्रायद्वीप भी ब्रिटेन के कब्जे में चला गया। चलिए इन दोनों युद्धों को साथ रखकर देखें। पहले युद्ध का कारण था अफीम का व्यापार, जिसमें सिर्फ ब्रिटेन शामिल था, और नतीजा निकला हांगकांग का मिलना। दूसरे युद्ध की वजह थोड़ी ज्यादा पेचीदा थी। इसमें फ्रांस भी शामिल हो गया और नतीजा हुआ कोवलून क्षेत्र का मिलना और पूरे चीन का विदेशी व्यापार के लिए खुल जाना। ये पैटर्न साफ साफ चीन की संप्रभुता पर होते लगातार हमलों और उसके बढ़ते शोषण को दिखाता है। तो अब जब हमने नेपाल, बर्मा, तिब्बत और चीन की अलग अलग कहानियों को समझ लिया है, तो वक्त आ गया है कि इन सभी धागों को एक साथ पिरोया जाए और उस बड़ी तस्वीर को देखा जाए जो ब्रिटिश साम्राज्य तैयार कर रहा था। आखिर इन सब के पीछे की असली रणनीति क्या थी? तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सभी घटनाएं बस एक के बाद एक होती गईं? क्या ये महज संयोग था? नेपाल से बर्मा और तिब्बत से चीन तक इन सभी युद्धों और संधियों के पीछे का असली मकसद क्या था? और जवाब है एक बेहद सोची समझी रणनीति, घेरे की नीति, या जिसे रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी भी कहते हैं। जैसा कि स्लाइड में साफ दिख रहा है, इन सभी युद्धों और संधियों का सिर्फ एक ही मकसद था, ब्रिटिश भारत यानी साम्राज्य के ताज के सबसे कीमती गहने को हर तरफ से महफूज करना। अंग्रेजों ने बर्मा और नेपाल जैसे पड़ोसी राज्यों को या तो पूरी तरह जीत लिया या फिर इतना कमजोर कर दिया कि वो खतरा ही ना रहें, और तिब्बत जैसे राज्यों को एक बफर स्टेट की तरह इस्तेमाल किया, मतलब 2 बड़े साम्राज्यों के बीच एक ऐसा इलाका जो दोनों को अलग रखे, ताकि रूसी साम्राज्य की पहुंच भारत की सीमाओं से हमेशा दूर रहे। तो इस तरह हमने जो कुछ भी देखा वो अलग अलग घटनाएं नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बड़ी सोची समझी और बेहद कामयाब शाही रणनीति का हिस्सा थी। इस रणनीति ने भारत के चारों ओर एक ऐसा मजबूत सुरक्षा घेरा बना दिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे कीमती संपत्ति को दशकों तक हर बाहरी खतरे से बचाए रखा। यदि ये विश्लेषण आपको जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।